बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर और हाथों में महारत है। ऐसे में मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस आइंदा 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल के इस्तेमाल से IMF को खैर बात कह सकता है। देखिए जी, पहली बात तो ये कि जो ये मिनरल्स की आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त, ये मिनरल्स की है, यानी इसमें तमाम मादनियात का जिक्र हो रहा है, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं या क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, वो भी एक उसमें होगा, लेकिन मजमूई तौर पे सारी जो मादनियात हैं पाकिस्तान में उसका जिक्र हो रहा है। और ये बदकिस्मती से कुछ मामलात ऐसे हैं जो सियासत की नज़र होते रहे हैं, लेकिन शायद एक प्रॉपर टाइम ऐसा आता है कि जब आप देखते हैं कि दुनिया में ये जो मतलब देखें ना, अगर पानी के डैम नहीं बनाते आप तो सैलाब आ जाता है, डैमों पे लड़ाई हो जाती है, फिर ये हो जाता है पॉलिटिकल। तो ये कुछ मामलात ऐसे हैं जो सियासत से बहुत बालातर होकर रियासत के इशू हैं। और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उन मुल्कों में है जहाँ पर ये मिनरल्स भी और क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स भी, ठीक है। तो उसके हवाले से यहाँ डिस्कशन हो रहा है, दुनिया भर से मुख्तलिफ वफूद आए हुए हैं, लेकिन चूँकि पूरी दुनिया में इस वक्त एक बेचैनी है, एक इस्तराब है, और जंगें जो हैं वो एक भयानक खौफनाक रुख इख्तियार करती नज़र आ रही हैं, और उसके नतीजे में मुल्कों में भी अदम इस्तेकाम है, मईशत भी एक अनसर्टिनिटी का शिकार है। और पाकिस्तान में तो ये मैन मेड क्राइसिस जो एलीट है हमारी, और वो आपस में पावर गेम में लड़ रही, तो ये लेकिन ये एक इन हालात में भी ये जो मेरे ख्याल से जो कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पे, तो वो कम से कम एक इंडोर्समेंट ज़रूर हुई है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं। मतलब पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि इस वक्त मामलात हैं, मुख्तलिफ जंगें, झड़पें, ये वो सारी, तो उस दरमियान में पाकिस्तान का ये मैसेज दुनिया को जाना कि हमारे पास मिनरल्स भी हैं और क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स भी हैं, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और मेरे ख्याल से इसको सियासत से हट के हमें पाकिस्तान के जो वसाइल हैं, देखिए अब ये पानी के ऊपर मामला, भाई आप हल करें, बैठ के जैसे भी करना है बैठें हल करें। फिर उसके सोशल अनरेस्ट है, फिर उसके बाद वो जो हुकूमत में मौजूद इस अरेंजमेंट में मौजूद जो जमातें हैं वो भी आपस में एक पेज पे नज़र नहीं आ रही। उधर तहरीक इंसाफ की कशीदगी चल रही है, आपस में रहनुमाओं की भी, अभी जो है डियाला जेल के बाहर भी, तो ये बदकिस्मत लॉ एंड ऑर्डर का इशू बहुत पैदा हो रहा है। और ये जो कराची में एक ये जो अरमगान एक जो मुस्तफ़ा आमिर और ये सारा मामला था, वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा मसला आने वाले दिनों में खड़ा हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो है वो बहुत बड़े बड़े नाम, अगर ये तहकीकात आगे चलती हैं, मतलब बहुत बड़े नाम उसके पीछे आ सकते हैं। और बहुत कम ऐसा हुआ है कि इंटरपोल जो है वो सिल्वर वारंट जारी करे। हमने तो रेड वारंट जारी हो गए थे, लेकिन सिल्वर वारंट जो है वो जारी किए। इससे पहले सिर्फ एक दफ़ा सिल्वर वारंट इटालियन कोई वहाँ पे जो माफिया उसको जारी हुआ है, दूसरी दफ़ा इस यहाँ पे सिल्वर वारंट इंटरपोल से रिक्वेस्ट किए पाकिस्तान की जारी करे। तो ये मेरे ख्याल से खरबों तक, अरबों तक या खरबों तक ये और इसमें बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ी चेन है, जिसमें बड़े लोग इसमें आ सकते हैं, और इसमें कहीं क्रिप्टो का भी ताल्लुक आ रहा है, कहीं बिटकॉइंस का भी आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा और इसमें बड़े नाम हैं। अभी ये मुझे नहीं पता कि ये तहकीकात आगे कहाँ तक पहुँचती हैं, लेकिन ये है कि हम किसी मामले को आगे पहुँचाएँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी जब तक आप नहीं करेंगे तो मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी और अक्रॉस द बोर्ड रुथलेस। अच्छा, ये जो है अब इसमें ज़रा आ जाएं कि ये दुनिया में एक अजीब इस वक्त एक मामला है और इंतहाई हिजान है। और कल जो है वो मीडिया से भी बात की उन्होंने, लेकिन फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है एक मैसेज सोशल मीडिया पे भी उन्होंने जो है ये कहा कि यस्टरडे चाइना, फर्स्ट स्लाइड हम दिखा सकें, चाइना इशूड
रिटेलिटरी टैरिफ्स ऑफ 34% जो कि ऑलरेडी थे, ये सारा करके फिर उन्होंने कहा कि हमने ये बात की थी कि चाइना अगर ये विड्रॉ नहीं करता 34% इंक्रीज़, तो फिर उसके बाद यानी 8 अप्रैल तक, यानी आज तक अगर चाइना ये 34% वापस नहीं लेता टैरिफ, तो 50% उस पर मज़ीद टैरिफ आयद कर दिए जाएंगे। 50% मज़ीद, यानी 20 तो पहले आयद हुए थे, 20 आयद हुए थे वो फेंटेनल की वजह से, उसके बाद 34% हुए, ठीक है। तो ये जो हैं अब अगर ये 50% मज़ीद आयद करते हैं अमेरिका, अच्छा 1 दिन का टाइम दिया उनको कि 1 दिन में, और हमने कहा था कि कोई मुल्क जवाबी कार्रवाई करेगा तो हम उसमें मज़ीद टैरिफ लगाएंगे, और मज़ीद टैरिफ हमने लगाया और 50% जो है टैरिफ लगा के कल से यानी 9 अप्रैल से 50% टैरिफ हम चाइना पे लगा देंगे। और उसके बाद तमाम जो गुफ्तगू है और निगोशिएशंस हैं वो चाइना के साथ बंद कर रहे हैं। हाँ, दूसरे मुल्कों के साथ निगोशिएशन जो 50 मुल्कों ने रिक्वेस्ट की हुई है वो जो है वो हम जारी रखेंगे वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें जो है लेकिन तो ये माशी बहरान जो है, ये बदतर माशी बहरान, ये अब एक आप समझें कि यूक्रेन की जंग जो कि हॉट वॉर एक है, और उसमें फ़र्क है उसमें और गज़ा के कत्लेआम में, क्योंकि वहाँ तो ट्रेन नेटो और ये सारा फ़ौजें थीं, यहाँ तो कत्लेआम हो रहा है फ़लस्तीनियों का। लेकिन ये जो जेनोसाइड है वो जो वहाँ पे वॉर चल रही है यूक्रेन की, फिर उसके बाद ईरान के साथ क्या होने जा रही है, ये सारे जो भी है, ताइवान का मामला है, और ये बहुत बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं। लेकिन उसमें अब ये है कि ये दुनिया के अंदर जो एक बड़ी माशी जंग छिड़ गई है, और ये बड़ी माशी जंग जो है ये किस रुख पे जाती है, कहाँ जाती है, हम ये नहीं जानते। ये पूरे दुनिया में, अच्छा पूरी दुनिया की मईशत है कितनी जी, ये एक सवाल है ना। पूरी दुनिया की मईशत कितनी है, पूरी दुनिया में कितना पैसा है, इस दुनिया में कितना पैसा या कितना कुल कितनी मईशत कितनी है इस दुनिया की, एक बड़ी प्रॉब्लम। कहते हैं पाकिस्तान की मईशत इतनी है, उस मुल्क के पास कर्जा इतना है, उस मुल्क के पास इतने अकाउंट है, उसके पास इतने ज़र मुबादला है, तो पूरी दुनिया के पास कितनी दौलत है। तो एक एस्टिमेट उसके बारे में ये है कि पूरी दुनिया की जो दौलत है वो 115 ट्रिलियन है टोटल। 115 ट्रिलियन उसकी दौलत है पूरी दुनिया के पास, ये एक एस्टिमेट है। और ये हम फिर स्लाइड दिखाएं तो फिर इसको हम ये 2025 के बारे में जो यहाँ बात है कि जी 115 ट्रिलियन की इकॉनमी है, और उसमें 19 ये प्रोजेक्टेड जीडीपी, और फिर उसके बाद जापान, फिर इंडिया, फिर उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया। तो ये मुख्तलिफ मुल्कों की जो एक अंदाज़ा है प्रोजेक्टेड जीडीपी के लिहाज से लगाएं या जिस तरह से भी लगाएं, तो बहरहाल ये 115 ट्रिलियन की टोटल जो है वो दुनिया में जो है वो उसकी मईशत है दुनिया की। और इसी फिगर को फिर जो है वो ब्लूमबर्ग भी कोट, मतलब इसको कोट में यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्लूमबर्ग ने आज एक इसके ऊपर लिखा है कि 36 के ट्रंप टैरिफ और चाइना के जो झगड़ा है ये 115 ट्रिलियन की ग्लोबल इकॉनमी इसके नतीजे में हिल सकती है, यानी 115 ट्रिलियन की ग्लोबल इकॉनमी है, ठीक है। और फिर उसका जो ब्रेकडाउन था वो भी मैंने भी दिखा दिया आपको। अच्छा, अब इसमें इशू ये है सारा, तो ये आज के दिन अगर यानी अगर नहीं करता चाइना जो है वो टैरिफ वापस नहीं करता, तो अमेरिका जो है वो 50% और लगा देगा, यानी 104% हो जाएगा टोटल, 20, 34 और 50। तो ये 104% टैरिफ चाइना पे लगाने का उन्होंने ऐलान किया। अच्छा, अब इसके नतीजे में जो है वो चाइना जो है, अब ये चाइना है, ये जो है ये शी जिनपिंग है जी, और चाइना है, तो चाइना ऐसा तो नहीं करेगा ना कि नहीं हम वापस जवाब नहीं देते, हम जो है वो ऐसा है कि ये आप लगा दें और हम होने देंगे। तो चाइना ने भरपूर अंदाज में कहा है कि इसको आखिर तक टिल द एंड हम लड़ेंगे, इस जंग में आखिर तक हम लड़ेंगे। और जिसने मतलब है कि बड़े उनके मीडिया पे और हर जगह वो बात हो रही है सारी कि भाई जो है ना वो मतलब इसमें
अमेरिका कुचला जाएगा या चाइना कुचला जाएगा या दरमियान में बाकी मुल्कों की इकॉनमीज़ कहाँ जाएंगी, क्या होगा, लेकिन एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। आज चाइना पीछे नहीं हटा या कल या ट्रंप पीछे नहीं हटे तो ये 104% के ऊपर जाके जो है ये पूरी दुनिया की इकॉनमी जो क्रैश हो जाएगी। अभी जो आज स्टॉक खुले सुबह, ज़ाहिर है सबसे पहले वो टोक्यो से और बाकी जगहों से, फिर यूरोप से, तो कई दिनों के बाद जो जो गिर रहे थे बिल्कुल, अब मुझे नहीं पता भी शाम तक अमेरिका से आएगी इतला भी, लेकिन उनके भी जो स्टॉक आज खुले हैं तो वो पहली दफ़ा बहुत नीचे गिरने के बाद जो है वो थोड़े से वो जो है वो ऊपर गए हैं स्टॉक्स। ठीक है, अगर हम ये यूरोप के देखें, ये स्टॉक्स यूरोप तो कंप्लीट यूरोप, सेकंड स्लाइड, ये कंप्लीट यूरोप को और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गए हैं सारे। ठीक है, और ये यानी यूरोप के स्टॉक जो हैं वो डेक्स जो है वो भी ऊपर गया है, जो FTSE है वो भी ऊपर गया, फाइनेंशियल टाइम्स वालों का स्टॉक जो पूरा पैन यूरोपियन स्टॉक शो करता है ये भी ऊपर गया। काफ़ी दिन यानी 4-5 दिनों का जो ब्लड बाथ था उसके बाद ये थोड़ा सा मामूली से ऊपर उठे हैं। और लेकिन यह है कि अभी देखना यह है कि ये आगे मामला कहाँ पे जाता है, और ये मामला आगे जो है ये ज़ाहिर है कि अब उसके असरात क्या होंगे और ये जंग किस तरफ जाएगी और कैसे होगा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि, और इसमें वो तो लोग सारे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब उनकी कैंपेन भी चल रही थी और जब उन्होंने उनकी तकरीब हलफ बर्दारी भी थी, तो वहाँ पे वो जो मैग्निफिसेंट 7 जो कंपनीज़ हैं, तो मैग्निफिसेंट 7 जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं ये वो जगह ले चुकी हैं, बोइंग, शेवरॉन, ये सारी जो पुरानी कंपनीज हैं, जो मैग्निफिसेंट 7 जो हैं ये 7 ऊपर आ गई हैं जो टेक से रिलेटेड कंपनीज़ हैं। तो वहाँ पे मेटा के CEO मौजूद थे। इस तस्वीर में अगर हम देखें तो मार्क ज़करबर्ग यहाँ मौजूद थे, यहाँ पे टिम कुक एप्पल के थे, और ये सारे जो हैं ये हमें शख्सियात, और सुंदर पिचाई मौजूद थे वहाँ पे गूगल के, फिर अमेज़ॉन के बानी जो जेफ बेजोस हैं वो थे, और टेस्ला के वहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं इलॉन मस्क भी नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे जो लोग हैं ये वहाँ पे मौजूद थे, और ये वहाँ पे हमें ये सारे वो जो टेक के सुपर डुपर लोग हैं, गूगल के को फाउंडर भी नज़र आ रहे हैं, चजाई ब्रेन, अच्छा जी, और उसके बाद तो बात सारी ये है कि ये सारे लोग मौजूद थे और इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि आने वाले दिनों के अंदर जो है ये मतलब है कि यही पूरी दुनिया की और अमेरिका की मईशत चला रहे होंगे। लेकिन ये है कि सबसे बड़ा धचका लगा है वो इन्हीं कंपनीज़ को लगा है, इन्हीं के शेयर्स नीचे गिरे। और उसमें एप्पल के बारे में तो ये तला आ रही है कि जो टैरिफ आयद होने से 3 दिन पहले उनके 5 जहाज़ जो हैं वो आईफोनों से भर भर के अमेरिका में लैंड हुए, कि इससे पहले कि टैरिफ आयद हो जाए तो वो उसमें हज़ारों की तादाद में, ये शायद उससे भी ज़्यादा वो आईफोन अमेरिका में लेकर आ गए सस्ते, कि भाई जो है वो इससे पहले कि टैरिफ आयद हो जाए तो उन्होंने ये आईफोन काफ़ी दिनों से वो लेकर आ रहे थे अमेरिका में। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये जो चाइना है वो चाइना क्या करेगा, चाइना कुछ ना कुछ तो करेगा आगे से। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाइना की तरफ से जो एक यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स की उनकी तरफ से एक तो लिस्ट आ चुकी है पहले ही, और उन्होंने चाइना ने जो है वो पाबंदी लगाई है कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स पे। चाइना जो है उसके पास काफ़ी, देखें ना, दुनिया के 70% के करीब तो उनके पास है ना रेयर अर्थ मिनरल्स। अगर हम ये देखें तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उसमें टोटल में से चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के पास हैं, और चाइना जो है वो जो है वो 35% के करीब जो है वो चाइना के पास हैं, और बाकी जो है वो, तो ये यूक्रेन के लिए इसीलिए बात हो रही थी, तो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स को कैरी कर रहा है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई, अभी 17 हैं, ठीक है, इसकी बात हम पहले भी कह चुके हैं, और उसमें स्कैंडियम और यूट्रियम और ये सीरियम और बाकी, अब उसमें जो है वो विंड टर्बाइंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, कॉर्डलेस पावर टूल्स के लिए भी, ईयरफोन स्पीकर्स के लिए भी, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें मिसाइल गाइडेंस और डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेयर अर्थ मिनरल्स।
स्मार्टफोन, सीडी, डीवीडी, आईपॉड और रिचार्जेबल बैटरीज और फिर कैटलिस्ट कन्वर्टर्स, कैमराज, हाइब्रिड व्हीकल्स, मैग्नेट्स, ये सारे जो हैं ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट। अब चाइना ने जो लिस्ट निकाली ना 3 तरह से, अगर फोर्थ हम देखें तो उन्होंने 3 राउंड्स में उन्होंने पाबंदियां आयद की हैं। पहला राउंड तो उनका दिसंबर में था, ठीक है। ये फोर्थ स्लाइड हम देखें तो पहला राउंड जो बिल्कुल बॉटम में नज़र आ रहा है, अगर हम थोड़ा सा इसको करें तो पहले राउंड में उन्होंने एंटीमनी पे, गैलियम पे और जर्मीजियम पे लगा लिया थे, इन्होंने बैन किया था, अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया था इसको। और ये आप जहन में रखें कि ये जो है ये बैटरीज में, सेंसर्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, फिर ये नेक्स्ट जनरेशन जो पावर डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, थर्मो इलेक्ट्रिक्स, क्वांटम, ये सारे यहाँ पे जो है इनके ऊपर पाबंदी लगाई थी 3 के ऊपर। फिर उसके बाद टंगस्टीन दूसरी जो लगी फरवरी के अंदर, वो इंडियम और बिस्मथ और टेलिट्रियम और मोलिबेडियम इनके ऊपर लगाई। और ये जो है ये ट्रांसिस्टर, बैरियर्स, पीवीडीज, रेडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, गेट इलेक्ट्रोड्स, ये मतलब हाईली जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है वहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये जो है इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है जो सेकंड राउंड में लगाए, अगर हम इसको देखें तो ये जो है ये पोटेंशियल एप्लीकेशन इज़ हाई इन हाई टेक इंडस्ट्री, क्योंकि ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनका जो है वो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो बिल्कुल इसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो चार्ट में, तो सेकंड राउंड में चाइना ने जो पाबंदियां लगाई थी तो उसमें जो नज़र आ रहा है बिल्कुल अगर हम देखें राउंड 2 के थर्ड टेबल पे चले जाएं तो हमें नज़र आ रहा है कि 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है ये इनका मेल्टिंग पॉइंट है। और फिर अब जो उनका ये जो लेटेस्ट उनकी तरफ से आ रहा है, वो लेटेस्ट में जो कि राउंड 3 है उनका अप्रैल में, वो उन्होंने स्कैंडियम और डिस्पोजियम और गैंडिलियम और टर्बियम और ल्यूटीनियम और यूथ्रियम और ये सारे मेडिकल इमेजिंग, लेज़र्स और फिर उसके बाद एनर्जी हार्वेस्टर्स में, हाई टेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, और ये जो है ये बहुत अच्छा। अब इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में ये होगा, और ये चिप्स एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आईफोन, ये सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और एक तरफ तो वो उन्होंने फंड्स काट दिए रिसर्च के, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च के फंड्स काट दिए। दूसरा ये है कि इनकी ये सारा सेमीकंडक्टर्स और ये सारा जो है इसके ऊपर अगर चाइना इनको रोकता है या यहाँ से, तो इसका कोई मुतबादिल नहीं है दुनिया में, इसका कोई मुतबादिल है नहीं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इलॉन मस्क हैं वो खुल के सामने आए हैं इस बात पे। इलॉन मस्क ने ये बात की है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये ख़त्म किए जाएं। इलॉन मस्क पहले यानी पहले ही उनके अख्तलाफात बहुत से चल रहे हैं, इलॉन मस्क खुल के सामने आए हैं, उन्होंने टैरिफ्स ख़त्म किए जाएं। और उससे ज़्यादा अब इलॉन मस्क की बात कितनी चलती है कितनी नहीं चलती, इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प किसी भी तरह से इलॉन मस्क की ये बात बर्दाश्त करेंगे या उनकी बात सुनेंगे, या ये भी हो सकता है कि सुन लें, लेकिन क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हालात हैं। दूसरा जो मामला हुआ है वो हुआ है यूरोपीय यूनियन का। अच्छा, यूरोपीय यूनियन कल हमने बात की थी कि यूरोपीय यूनियन जो है वो पीर के दिन डिस्कस करेगा कि क्या हम जवाबी टैरिफ आयद करें, और फिर उसके बाद वो मंगल का दिन छोड़ के बुध का दिन यानी कल जो आने वाला वेडनेसडे, वो वेडनेसडे को वो भी शायद जवाबी टैरिफ आयद कर दें, जो कि अमेरिका ने उन पर लगाए हैं तो वो आगे से उन पर लगा दें। लेकिन ये हुआ और इसकी मीटिंग्स भी हो गई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद ये प्लान हुआ कि जी 0-0 एक फार्मूला यूरोपीय यूनियन की तरफ से आया कि जी 0-0 कर देते हैं कि ना आपकी तरफ से हमारे ऊपर हो, मतलब एक खैर सगाली के तौर पे था। इसको इलॉन मस्क ने भी, कई लोगों ने कहा कि यूरोप है वही हमारे पार्टनर्स रहे हैं और अभी बहुत क्राइसिस है वहाँ पे और भी बहुत सारा, तो ये है कि हम 0-0 हम चले जाते हैं और एक पार्टनरशिप में जाके। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ये यूरोपीय यूनियन तो बनी हमें नोचने के लिए, खाने के लिए, बर्बाद करने के लिए। अमेरिका को यूरोपीय यूनियन तो बनी इसीलिए थी। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमें इतने साल लूटा है, खाया है, नोचा है, मरोड़ा है, तोड़ा है, फोड़ा है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। यूरोपीय यूनियन को तो 0-0 जो था वो तो हवा में उड़ गया। लेकिन सवाल ये है कि अब क्या वो जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं? वो कह रहे हैं अब जवाब देंगे, भाई चाइना नहीं है ईयू। तो ईयू ने कहा कि हम जवाब देते हैं, तो उधर से पता चला वो उन्होंने कहा कि 100% और डाल दो इनके ऊपर, तो बिल्कुल ही पटा बैठ गया। तो वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से आज जो है वो एक बड़ा
हैरान कुन एक टेलीफोन जो है वो हुआ है, और वो जो टेलीफोन है वो उनकी प्रेसिडेंट हैं वॉन दर लियन, तो उनकी बातचीत हुई है चाइना के वजीर आजम से। ईयू ने चाइना का रुख किया है, और अगर ये हैंड आउट इसका रीड आउट पढ़ें ये 16, तो टेलीफोन कॉल हुई है यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग के दरमियान। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बायलैटरल रिलेशंस, इस पे सारी बात की, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है थर्ड पैरा में जाएं, वो कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ईयू की प्रेसिडेंट है, यूरोपीय कमीशन की तरफ से ये एलामिया जारी हुए, वो प्रेसिडेंट उनकी कह रही है कि वाइटल इंपॉर्टेंस है स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी की ग्लोबल इकोनॉमी में, और उसके बाद जो वाइड स्प्रेड डिसरप्शन हुई है अमेरिकन टैरिफ की वजह से, वॉन डर लेयन जो है वो कह रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यूरोप और चाइना की, एज टू ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट्स, कि वो सपोर्ट करें कि स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म ट्रेडिंग सिस्टम जो कि फ्री, फेयर और फाउंडेड हो ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। और फिर अगला एक लफ्ज़ है इंपॉर्टेंट इसमें, प्रेसिडेंट ईयू की जो है वो कह रही हैं चाइना के वजीर आजम से, फॉर अ निगोशिएटेड रेजोल्यूशन टू करंट सिचुएशन, एम्फेसिस की ये फर्दर एक्सलेशन दुनिया में नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद वो कह रही हैं चाइना का क्रिटिकल रोल भी है इसमें, एड्रेसिंग पॉसिबल ट्रेड डाइवर्जन जो कि टैरिफ्स की वजह से वगैरह वगैरह। तो यूरोप जो है उसने चाइना से रब्ता किए, चाइना से बात की, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज ये डेवलपमेंट हुई। और फाइनली फिर वो कह रही हैं कि एक सपोर्ट भी है हमारी यूरोप को, और एक उनकी समिट भी होने जा रही है आने वाले दिनों में वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूरोप जो है वो रब्ता कर रहा है चाइना से। और चाइना, मैंने कहा ना अभी इतनी अनसर्टन सूरत हाल है कि देखना यह है कि क्या अगले चंद घंटों में चाइना वापस लेता है या अमेरिका वापस लेता है, या 104% पे जाके दुनिया जो है एक बड़े माशी बहरान और टकराव की तरफ चली जाती है। एक आदमी जो है वो बुरी तरह जलील हो गया, उसको मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि वो जाएगा बस के नीचे, और उसका आदमी का नाम है नेतन्याहू। अब नेतन्याहू जो है, ये विंग ऑफ ज़ायन जो जहाज है इसराइली वजीर आजम का, उसको विंग ऑफ ज़ायन उसका नाम रखा हुआ है, जैसे एयरफोर्स 1 होता है, जैसे बाकी नाम होते हैं, तो विंग ऑफ ज़ायन उसने रखा हुआ है। वो जनाब हंगरी बुडापेस्ट में घूमते घूमते उसको टेलीफोन कॉल आती है, ट्रम्प कहते हैं कि आजा बच्चे इधर आजा ज़रा मिलते हैं। ये यहाँ से वो उधर जनाब जो है वो पेटेड मिसाइल आ रहे हैं, उधर से जनाब थर्ड मिसाइल्स आ रहे हैं, कार्ल विल्सन भी आ रहा है, एयर जो क्राफ्ट कैरियर है, और उसके बाद बहुत सारा हैरी ट्रूमन भी मौजूद है। मतलब एक फुल जनाब नेतन्याहू झूमते झामते जनाब वहाँ पहुँचे वाशिंगटन, और जनाब बैठ गए जाके ट्रम्प के दोनों का। आज क्या बात, तो छा गए, मतलब छा गया, मतलब नेतन्याहू अब पता नहीं क्या करने जा रहा है। लेकिन वहाँ पर नेतन्याहू के साथ वो हुआ है कि नेतन्याहू को बिठा के जो ट्रम्प ने नेतन्याहू के साथ किया है, पहली बात तो यह है कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद होनी थी, वो मनसूख हो गई, मुलतवी हो गई। नेतन्याहू को बोलने भी नहीं दिया ज़्यादा। नेतन्याहू को साथ बिठा के वो कहते हैं, पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं हमारी ईरान से डायरेक्ट बातचीत हो रही है, डायरेक्ट बातचीत हो रही है ईरान से, और वो जो है वो, अच्छा पहले तो थी ना कि किसी के थ्रू हो रही है, यूएई की तरफ से वो लेटर पहुंचा, लेटर का जवाब गया कि नहीं, कहते हैं डायरेक्ट बात हो रही है और बड़े हाई लेवल पे हो रही है। ये ट्रम्प साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ने ओवल ऑफिस में बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवल में ऑफिस में बैठ के वो जो मीडिया टॉक होती है ना उसमें, तो उसमें कहते हैं वो कि जो है वो, अच्छा अब ये नेतन्याहू की शक्ल एकदम से, वो कह रहे हैं जंग होगी यहाँ पे, सारा कुछ होगा, मतलब हमला होना है, लड़ाई होनी है, ये होना है, वो होना है, तो उसको बिठा के कहते हैं वो तो मेरी तो आराम से डायरेक्ट बात हो रही है, और हमारी तो आला तरीन सतह पे बात हो रही है, और आला तरीन सतह पे जो बात हो रही है तो वो तो कोई मसला नहीं है, और वो बड़ा अच्छा है कि आगे चली जाए बातचीत हमारी, क्योंकि बातचीत अगर आगे चली जाती है तो उसके नतीजे में ये होगा कि जो है वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, और ईरान को चाहिए कि वो जो है वो बात सुने हमारी, और वगैरह 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 वगैरह। पहली तो बात ये होगी। अच्छा, ईरान की तरफ से जवाब आया कि भाई ये तो डायरेक्ट तो नहीं हो रही मुलाकात। कल मैंने
इस प्रोग्राम के आखिर में बात की थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में बात हो रही है। जी। ये प्रोग्राम की कल की क्लोजिंग गालिबन ये थी कि चुपके चुपके एक मुलाकात हो रही है और वो ओमान में हो रही है। अब जनाब इसको ये प्रेस टीवी ईरान का आज ऑफिशियली बता रहा है 34 कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अराक्ची और ट्रंप के जो एनवॉय हैं वितकॉफ वो इनडायरेक्ट टॉक्स करेंगे ओमान में। वो भाई इनडायरेक्ट क्या करेंगे, जब ओमान में दोनों होंगे तो इनडायरेक्ट क्या होगी, मतलब किसी को दरमियान में रख के वो जाहिर है ये तो अजीब सी बात होगी, दोनों वहाँ होंगे और मुज़ाकरात करेंगे। ये इनडायरेक्ट टॉक्स होंगी, ये हफ्ते से शुरू हो रही हैं। अच्छा अब पता नहीं इनडायरेक्ट में दरमियान में ओमान के शायद लोग बैठे हों, लेकिन डायरेक्ट ही होंगी ना, जब दोनों वहाँ पहुँच रहे हैं तो डायरेक्ट होंगी। और ये जो है ये बात बड़ी अब ये तो इसराइल के लिए एक तो ये मामला कि वो तो हमला होना था और हमले के नतीजे में ये होना। दूसरी बात क्या हुई वहाँ पे, उन्होंने कहा कि ये 17% टैरिफ वैरिफ हंसते हुए जो है उसने बात की नेतन्याहू ने। तो आगे से ट्रम्प कहते हैं तो आप तुम्हें तो $4 बिलियन वैसे ही इमदाद के मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे, इसमें बाद में बात करेंगे। ठुस नेतन्याहू पहले तो ईरान से हो गया ना कि यहाँ जंगे वंगे छिड़ेंगी, हमला होगा, ये होगा वो होगा, तो सारा वो ठुस। दूसरी बात ये कि फिर वो ट्रम्प इसने कहीं फिर मतलब वो शॉक में आ गए ना लोग सारे। तो तीसरी फिर उसने बात की, उसने कहा कि ऐसा है कि वो जो तुर्की के साथ ये देखें सीरिया में मामले, तो ट्रम्प आगे से कहते हैं वो तैयब एर्दोगन तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, स्मार्ट मैन, वो तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है तैयब एर्दोगन, और तुम्हें रिजनेबल होना पड़ेगा, तुम उससे बातचीत करो, वो तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है और बहुत स्मार्ट आदमी है, और मैं तुर्की को बहुत पसंद करता हूँ और ये एर्दोगन मुझे पसंद करते हैं, मैं एर्दोगन को पसंद है, स्मार्ट मैन है, स्ट्रांग मैन है। तो ये तो हो गया टोटल डिजास्टर। उसके बाद ये हुआ कि वो गजा के, उन्होंने कहा कि हाँ गजा के अंदर वो बात हो रही है, वहाँ जगह बड़ी अच्छी है, हम चाहते हैं अमेरिका भी कहीं इन्वॉल्व हो दरमियान में। कोई ये बात मैंने पहले की थी ना कि वो कंस्ट्रक्शन वगैरह के हवाले से वो कोई एक आध बिल्डिंग वहाँ उनको मिल जाए बनाने के लिए, तो कोई हर्ज तो नहीं है। अब जनाब ये नेतन्याहू का कहते हैं ना वो फेट अब सील हो गया, इसके बाद ये टोटल सील। नेतन्याहू इसके बाद वापस आ गया वहाँ से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ख़त्म हो गई, ईरान से टॉक शुरू होने लगी हैं, ये हो गया वो गया सारा टूस। अब जनाब नेतन्याहू पे क्या गुजरी, ये एक सवाल है ना कि नेतन्याहू पे क्या गुजरी। तो जनाब यरूशलेम पोस्ट जो है वो 25 ट्रम्प नेतन्याहू मीटिंग लार्जली अनसक्सेसफुल, टैरिफ रिमेन्स थ्रेट, एनालिसिस कर रहा है। अच्छा जी, और फिर जेरूशलम पोस्ट कह रहा है कि ट्रंप रन्स द शो 26 ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, ने बोलने नहीं दिया नेतन्याहू को, कमेंट। फिर उसके बाद उनका वाइनेट कह रहा है आफ्टर रश ट्रंप मीटिंग नेतन्याहू रिटर्न्स होम एम्प्टी हैंडेड। ये इसराइल के मीडिया एक रोना धोना लगा हुआ है। और जैसे ही ये ख़त्म हुआ एकदम से ट्रंप ने जैसे ही कहा ना कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त, ये एर्दोगन तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, तो साथ ही ये 28 आप देखें इसराइल एंड टर्की होल्ड डायरेक्ट टॉक टू अवॉइड मिलिट्री क्लैश ओवर सीरिया। फॉर कॉल मारी इनकी फौजियों ने कि जल्दी से भाई उधर बात करो और ये मामला मुकाओ, इसलिए इससे कि पहले कि वो ट्रंप कहे टर्की को कि इसको तबीयत साफ कर दो। अच्छा उसके बाद वो कहते हैं जो बात हुई ना ये टर्की की जो उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है 23, वो कहती है कि उन्होंने इस तरह से कहा कि ट्रम्प सेज कि ही टोल्ड नेतन्याहू हैज़ टू बी रीजनेबल अबाउट एनी डिस्प्यूट विद टर्की, मतलब बहुत रीजनेबल तरीके से बात करनी चाहिए। 23 स्लाइड, और ठीक है ना, ये इधर उधर की ऊट पटांग बातें ना करो और जो ये है इसको तरीके से आगे निपटाओ। अच्छा अब ये जो हुआ है, जो कुछ ट्रंप ने किया है नेतन्याहू के साथ, उसके ऊपर आप यूएई का एक बड़ा उनका अखबार है द नेशनल, अब नेशनल 48 यूएई 48 ट्रम्प नेतन्याहू मीटिंग शोज इसराइल एट मर्सी ऑफ यूएस विम्स। चलें जी, मतलब वो बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, पता नहीं मेरे जहन में हमेशा से बात रही है कि नेतन्याहू को ट्रम्प जो है वो उठा के एक तरफ फेंक देगा और वो किसी सूरत में मशरिक़ वस्ता अरब दुनिया के अगेंस्ट वो नहीं जाएगा। अच्छा अब इसमें जो है ये तो हो गया ना, बिल्कुल आप समझें कि ये धड़कता हो गया। और ये हाथ उसके बाद इसको भी देख लें 44 डिस्पाइट हिज फ्लैटरी ऑफ ट्रंप, मक्खन तारीफें शहद की दलदल,
नेतन्याहू वाज डेड विद कोल्ड शोल्डर इन ओवल ऑफिस, यानी कुछ भी नहीं हुआ वहां। एक होता है ना कि कोई बात, तो वो ट्रम्प ने बात ही नहीं करनी थी, उन्होंने कहा जाओ ना, उन्होंने कहा 17% टैरिफ है, उन्होंने कहा 4 बिलियन देते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। उन्होंने कहा गजा के ऊपर भी ये जो है वो देखते हैं, सीज फायर करवानी है। स्टीव विटकॉफ ने आगे, तो ईरान से तो डायरेक्ट बातचीत हो रही है, आला तरीन सतह पे हमारी बातचीत हो रही है। तो उनका टर्की, उन्होंने कहा टर्की तो अर्दोगन तो मेरा जाती दोस्त है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई वापस, और ये जो है ये नेतन्याहू टोटल फारिग। अच्छा, इसी दौरान जो है तो ये अजीब सी बात हुई। अब ये अगले दो, अच्छा सऊदी अरेबिया के जो वजीर खारजा हैं वो वाशिंगटन पहुंच गए, फैसल बिन फरहान, और वहाँ पर जो है वो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इन मुज़ाकरात में अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइना और ये जो अमेरिका, अगर ये 50% की बात आगे करता है और चाइना ये आगे से, ये पूरी दुनिया की इकॉनमी रुक जाएगी। मुझे नहीं पता कि ये क्या फैसला होता है अगले चंद घंटों में या कल तक, लेकिन यह है कि पूरी दुनिया की जो है ना 115 ट्रिलियन की मईशत डूब जाएगी। वो कौन किधर जाएगा, क्या होगा, बेरोजगारी, इंडस्ट्रीज बंद होंगी, क्या होगा। आप देखें ना, ये मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब को अंदाज़ा नहीं है, अपने मुल्क का भी अंदाज़ा नहीं है, दुनिया का भी अंदाज़ा नहीं है। ये आप वियतनाम में जाएं या बाकी मुल्कों में जाएं, मैं नाम लिए बगैर, सब उन मुल्कों में आप देखें फैक्ट्रीज में लोग किस तरह सुबह सुबह रात रात की शिफ्ट में बैठे होते हैं। कोई कपड़े सी रहा है, टेक्सटाइल, कोई जूते बना रहा है, कोई एक जो टेलीफोन के ऊपर ये काम, ये लोग 3-3, 4-4 शिफ्टों में फैक्ट्रीज में, बसों में सुबह सुबह आते हैं। हज़ारों की तादाद में आप देखें फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं कि सामान बाहर जाएगा। ये लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, कंबोडिया, ये सारे मुल्क, जितने मुल्कों से आउटसोर्स काम होता है, आप ज़रा देखें वहाँ पे वो कितनी मेहनत करते हैं। ये लोग प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिका में मिलेंगे, वो सारा दिन वो धुत पड़े, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, बात ऐसी बात हो जाएगी, उनमें से वो ये काम करेंगे सुबह सुबह 6 बजे जाके, वो 3 शिफ्टों में, वो जनाब, वो भाई उनकी ज़िंदगियों के एक सपने हैं, अमेरिकन ड्रीम। उनका सपना है पब में जाना है, क्लब में जाना है, गाड़ी, मोटरसाइकिल, अपना काम करो, रिटायर हो जाओ, पैसे लो, ये करो, घूमो फिरो आगे पीछे। वो भाई उनकी ज़िंदगी कहाँ पे अब ये, वो सुबह सुबह बैठ के कपड़े सी रहे हैं, सिलाई मशीनों पे लगा रहे हैं उनको, अमरीकियों को। और ये ट्रंप जो है उसको समझ ही शायद नहीं आ रही कि ये जो टेलीफोन वेलीफोन और ये चीज़ें वो खाते पीते हैं, रहते हैं बैठ के, तो वो चीज़ें जो हैं वो बाहर की दुनिया बनाती है, वो मजदूर इस दुनिया का तैयार करता है, वो उनके पास नहीं है। टेक्नोलॉजी तो चले कुछ और है ना, ये तो चले आपने एनवीडिया वाले, और ये तो कुछ और है, चिप्स बनाना, लेकिन जो टेक्सटाइल है या जो बाकी तमाम चीज़ें हैं, यानी आप उसमें तमाम सामान, जो आप न्यूयॉर्क की ये जाए ना टाइम स्क्वायर पे, आप उनकी टाइम स्क्वायर पे चले जाओ, सिविनियर जहाँ बिखरे होते हैं ना, कि जी आप उसको भी न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर चले जाएं, वाशिंगटन चले जाएं, फ्रांस में आप चले जाएं, एफिल टावर के आगे, जहाँ जहाँ आपको सोवीनियर्स मिलेंगे ना, यानी वो जो सोवीनियर से मुराद ये कि कोई प्लेट है, कोई वहाँ का निशान है, कोई उनका कोई झंडा है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई स्टैचू है, कोई उसके नीचे मेड इन चाइना लिखा होगा, या मेड इन वियतनाम लिखा होगा, या मेड इन किसी कोई मुल्क का, अमेरिका नहीं होगा, अमेरिका कहाँ से होगा, या मेड इन फ्रांस भी नहीं होगा। ये इनको बुनियादी बात समझ नहीं आ रही कि इनके लोग वो काम नहीं कर सकते जो बाकी दुनिया का मजदूर काम करता है, और सस्ते पैसों में करता है। तो ये है कि अब अच्छा क्रिटिकल मिनरल्स कहाँ से रहेंगे, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने इसको रोक देना है। वह आप 50 चीज़ें रोके हैं, वो इसको रोकते हैं तो आपकी वो पूरी जो इंडस्ट्री है वो बैठ जाएगी। और वो कह रहे हैं कि ये तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का इशू ही नहीं है, ये तो जो मेगा 7 वाले हैं वो शोर कर रहे हैं। मेगा 7 के ऊपर ही तो दुनिया खड़ी है, जो मैंने कल भी बात की थी कि वो एक मुल्क की कोला नहीं पियेंगे, दूसरे मुल्क की कोला पी लेंगे, एक मुल्क का बर्गर नहीं खाएंगे, दूसरे मुल्क का बर्गर खा लेंगे, बन कबाब खा लेंगे, ठीक है ना, या वो KFC की फ्राइड चिकन नहीं खाएंगे तो दूसरे मुल्कों में टिक्का खा लेंगे बैठ के, या फ्राइड चिकन हर मुल्क में बन रही है। इशू ये है कि ये आईफोन कहाँ से लाएंगे, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम और इसके लिए जो साजो सामान है वो कहाँ से लाएंगे। नेतन्याहू के साथ जाती नहीं ठीक हुआ, लेकिन वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। ज़ेलेंस्की कह रहा है मैंने 2 चाइनीज़ को पकड़ लिया है, हमारे साथ 2 चाइनीज़ लड़ रहे थे रशिया के साथ मिलकर, तो जो चाइनीज़ हमारे कब्जे में है, अब वो चाइनीज़ जो है वो जो वक्फा ने उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ केस की आइंदा जो समात है 2 समातों पर मुकम्मल करने के इंडिया दे ये उससे पहले बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है और मेरा ख्याल है हमारी जो ये जो एलीट है इनको ज़रा देखना चाहिए, जो ऊपर बैठे हैं लोग सारे, कि ये क्या किन सियासी मामलात में इन्होंने उलझा दिया पूरे मुल्क को। वो बलोचिस्तान के अंदर वो अख्तर मेंगल साहब का और वो मारंग बलोच और वो सारे जो लोग हैं उनका धरना जारी है, गिरफ्तार हैं वो। ये यहाँ पर वो ये नहरों का एक तनाज़ा छेड़ दिया है इन्होंने, ये छिड़ गया है। वो पहले पीपल्स पार्टी ने खुद कहा, फिर वो कह रहे हैं नहीं कहा, फिर उसके बाद वो फिर MQM पीपल्स पार्टी आमने सामने आ रहे हैं इत्तेहादी इसी हुकूमत में। फिर उसके बाद ये है कि ये जो मुलाकात की इजाज़त देनी थी आज वो नहीं दी जा रही। वहाँ पर एक ख़बरें आ रही हैं कशीदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये सारे वो मामला थे जो खुद खड़े कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। और मेरा ख्याल है कि इन हालात में मेरा तो मशवरा ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को और मरीम साहबा को यहाँ ये जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको हल करें यहाँ पे मुल्क में रह के। ये जो बाहर बेलारूस वगैरह वो ठीक है बाद में जाएगा, तो मुल्क के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे हमारी क़यादत को रुक के फौरी तौर पर इंगेज करना चाहिए अपने इत्तेहादियों को भी और सियासी मुखालफिन को भी। पोलिटिकली आप इसको इंगेज करें। उसकी वजह ये है कि ये आप देखें ना, दूसरी दुनिया के हालात देखें, सिक्योरिटी के हालात देखें आप, फिर उसके बाद ये देखें कि ये जो सारे लोग दुनिया से आए हैं और ये मिनरल्स को बड़ा इंटरेस्ट है दुनिया में, इस वक्त मिनरल्स का बड़ा इंटरेस्ट है। ये मैंने आपसे कहा ना, ये मैग्निफिसेंट 7 से हटके भी आप जाए ना, तो इसमें सबसे ऊपर जो इंडस्ट्रीज गई हैं ना पिछले चंद सालों में, उनमें दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा भी है। दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा भी उसमें है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा सिनेमा है वो नेटफ्लिक्स है। अब दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा जो है नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स भी जो है वो कंपनीज में है, जो कंपनीज और नेटफ्लिक्स ऑटोमेशन पे काम कर रहा है। अब तो नेटफ्लिक्स आपको बता देता है कौन सी फिल्म है वो, लेकिन एक वो ख़त्म होता है, वो आखिर में मैं हमेशा कहता हूँ कि वो टाइमर आना शुरू हो जाता है कि अगली एपिसोड इतनी देर में आएगी। तो नेटफ्लिक्स भी सारी वो टेक्नोलॉजी के तहत का सारा काम कर रहा है। और फिर उसके बाद यूट्यूब है, फिर उसमें एडवर्टीजमेंट्स कैसे होनी है, क्या होना है, बाकी जो LLMs हैं, ये सारा एक पूरा सिस्टम बना हुआ है और ये सारा का सारा इंटरडिपेंडेंट है। आप जो भी करें, ग्लोबलाइजेशन को ख़त्म भी कर दें तो ये टेक्नोलॉजी तो ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। अब उसमें बात ये सारी कि जो $300 बिलियन तो डूबे हैं इलॉन मस्क के, ठीक है ना, ये मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ 300 बिलियन पहली दफ़ा नवंबर के बाद से $300 बिलियन 19th। और एक दिन में ये तो हो गया ना नवंबर के बाद से, और फिर एक दिन में मस्क और ये मैं 20th याहू फाइनेंस को कोट कर रहा हूँ, मार्क ज़करबर्ग और जेनसन एगन के 34 बिलियन वाइप्ड आउट हो गए जो है वो लिबरेशन डे पे। तो बात यह है कि ये इनको प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर यह इसको बढ़ाते हैं बात को, और चाइना आगे से, चाइना वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इसको एंड तक लेके जाएंगे। चाइना शी जिनपिंग उन्होंने अपना पूरा प्लान, वो जाहिर है चाइना बहुत पहले से, ट्रम्प ने जब पहले टैरिफ्स लगाए थे और उसके बाद आखिर में क्या हुआ था, आखिर में जाके नॉर्थ कोरिया में मुलाकात हो रही थी उनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प की, और वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की दोस्ती करवा रहे थे। अब ये सारा के जो ज़ेलेंस्की ने भी बात की है, ज़ेलेंस्की ने आज एक बड़ी अजीब बात, उसने कहा कि 2 चाइनीज सिटीजन हमारे पास हैं। अच्छा, 2 चाइनीज सिटीजन जो हैं, अब ये नहीं वो बता रहे मौसूफ कि ये जो चाइनीज सिटीजन हैं ये जो हैं ये वॉलंटियर्स थे या ये जो हैं ये वहाँ पे कोई फ़ौज के लोग थे, कौन थे। बहरहाल उन्होंने ये बात कह दी कि जी 2 चाइनीज़ जो हैं वो हमने बाशिंदे जो हैं हमारी कस्टडी में, उन्होंने बात कर दी। अब इसके ऊपर चाइना का क्या रिस्पांस आता है ये, लेकिन ये भी एक बड़ी एक सीरियस बात है कि उनकी तरफ से ये बात होना कि 2 चाइना के 2 जो बाशिंदे हैं वो हमारे पास मौजूद हैं हमारी कस्टडी में। अच्छा, इसमें जो है ये उन्होंने एक तो बात ये की है। दूसरी जो बात है, और मैं ये यहाँ पे CNN को मैं कोट कर रहा हूँ 40th, ठीक है ना, ये कीव ने भी बात की, फिर CNN भी इसको दे रहा है कि 40th की यूक्रेन सेज की कैप्चर 2 चाइनीज नेशनल्स फाइटिंग इन रशियन आर्मी। अभी नेशनल्स एनीवे ये भी डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन NBC ने एक और स्टोरी दी है। NBC कह रहा है कि G38 के पेंटागन जो है वो थाउजेंड्स की तादाद में जो ट्रूप्स हैं उनको बुला रहा है ईस्टर्न यूरोप से, अमेरिका। ये ईस्टर्न यूरोप में ये वो जगह हैं जहाँ पर उन्होंने यूक्रेन वॉर जब शुरू हुई थी तो उस वक्त उन्होंने 20,000 ट्रूप्स ये ईस्टर्न यूरोप में भेजी, तो 10,000 को बुला रहे हैं, हो सकता है वो इससे ज़्यादा तादाद हो जाए। अच्छा, अब रशिया और अमेरिका, रशिया और अमेरिका की वो मुलाकातें जो इससे पहले
सऊदी अरेबिया में होती रही हैं, 2 राउंड सऊदी अरेबिया में, वो 10 तारीख को जो है, यानी एक दिन रह गया, वो इस्तांबुल में हो रही हैं। अब अच्छा, अब ये अगले 24-48 घंटों में इतनी बड़ी जंग छिड़ने जा रही है, तो वो जो मुलाकात इस्तांबुल में होनी है वो टर्की में होने जा रही है मुलाकात। ठीक, क्रेमलिन ने थोड़ी देर पहले इसको कंफर्म कर दिया है कि जो मुलाकात है रशिया और अमेरिका की, ये मुलाकात टर्की में होगी, और ख़ासतौर पे उस वक्त टर्की में होने जा रही है जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और वो तो तुम आपस में मामला तय करो नेतन्याहू से जाके, और वरना ये है कि रीजनेबल बनो, मतलब तरीके से करो काम और जाओ, भाग जाओ। तो वो जो है वहाँ पहुँच गए जनाब, इनकी टीम्स आ रही हैं वहाँ पे। अब ये आ रही हैं, ज़ाहिर यूक्रेन को भी डिस्कस करेंगी मशरिक़ वस्ता, क्योंकि जो प्रेसिडेंट अर्दोगन है और टर्की का स्टांस बहुत क्लियर है ये इसराइल के मामले में और फ़लस्तीनियों के मामले में, सारे मुल्कों का ही, लेकिन ख़ास तौर पे इनका। और वहाँ पे प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। आज प्रेसिडेंट मैक्रोन इजिप्ट में हैं, और इजिप्ट में वो अलर्श की जो एंट्री पॉइंट जहाँ से एड जाती है उस जगह का वो दौरा कर रहे हैं, जहाँ से एड एंटर होती है प्रेसिडेंट सीसी के साथ। यानी फ्रेंच जो हैं वो पहुँचे हुए हैं गज़ा के बिल्कुल जो जहाँ पे ट्रक रुके हुए हैं, इसराइल ने ट्रकों की लाइन लगी हुई है सारी, और वहाँ पे वो मुजाहरे भी कर रहे हैं फ़लस्तीनी कि ये जो है खोला जाए, दरवाजे को तोड़ा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, हटाया जाए बीच में सबको। तो वहाँ पे बहुत कशीदगी आज, और वहाँ बहुत प्रोटेस्ट हुई है प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्रेसिडेंट सीसी के दौरे के दौरान। जो गज़ा में प्रेसिडेंट सीसी भी लेके चले गए ना वहाँ पे उनको, कि ये ट्रक सारे खड़े हैं, और मैक्रोन के साथ वो वहाँ पहुँच गए। इस्तांबुल में मुलाकात होने जा रही है अमेरिका की और रशिया की। यूक्रेन कह रहा है कि 2 चाइना के लोग हमारे पास हैं, चाइना रिटेलिएट करेगा। अब यहाँ या तो ट्रंप पीछे जाएंगे, या पूरी दुनिया की 115 ट्रिलियन की इकॉनमी ऊपर नीचे हो जाएगी, सप्लाई चेन्स आगे पीछे दाएं बाएं। तो और लेकिन इसमें वो नेतन्याहू तो बिल्कुल ही फारे हो गए ना। नेतन्याहू को तो उन्होंने कहा कि भाई आप, ऐसा है कि ईरान से हमारी डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। अच्छा, डायरेक्ट नहीं हो रही, ये इनडायरेक्ट का नाम दे रहे हैं, मगर डायरेक्ट ही होंगी ना भाई। एक मुल्क का वजीर खारजा आ रहा है, दूसरे मुल्क से स्टीव वित्कॉफ आ रहे हैं। स्टीव वित्कॉफ ईरान के साथ भी मामलात में हैं, यूक्रेन में भी हैं, ईरान में भी हैं, रशिया अमेरिका में भी हैं। यानी आप स्टीव वित्कॉफ की इंपॉर्टेंस देखें कि वो मुझे लगता है कि मार्को रूबियो से भी ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई है, या उनकी पेंटागन के चीफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई है। और क्या पेंटागन के चीफ को ये पता ही नहीं था? वो भी बैठे हुए थे पेटी हेक्सेथ, तो वो साथ बैठे हुए थे। तो ट्रंप ने जब कहा ना कि ईरान से तो हमारी आला सतह पे बात हो रही है, तो मैं देख रहा था कि स्टीव वित्कॉफ बैठे हुए थे पेटी हेक्सेथ, तो वो भी कुछ परेशान से नजर आए नेतन्याहू की तरह से। वो भी परेशान थे कि भाई एक मिनट हट जाओ, ये बात हो रही है, तो ये हम पैट्रियट और ये ताड और ये सारे जो कार्ल विल्सन और ये सारे जो हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों भेज रहे हैं रेड सी के अंदर? तो वो भी कुछ परेशान से नजर आए कि भाई ये क्या हो रहा है सारा। लेकिन बहरहाल हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो ट्रंप साहब के आगे तो कोई बोल नहीं सकता। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी बात उन्होंने की जो गालिबन पता नहीं थी दूसरे लोगों को। मतलब कम से कम 2 नेतन्याहू भी, एक तो उसका भी हवाई उड़ाने हो गई, और ये बाकी लोग जो बैठे थे ये भी परेशान हो गए कि भाई ये क्या। और नेतन्याहू इस बात से डर रहा है कि ये पूरा जो खर्चा है, ये 4 बिलियन सालाना का, उसका जिक्र कर दिया ना ट्रंप ने। कहा तुम 17% टैरिफ की बात करने आए हो, तो पैसे देते हैं हर साल। अब वो पैसे का हिसाब अगर मांग लिया नेतन्याहू से, और ये कि कत्लेआम के दौरान कितना पैसा दिए तुम्हें और कितना असला दिए, और ये सारा पैसा वापस करो, ये सारा पैसा वापस करो, ये सारे जो आयरन डोम और फलाना ढिमाकना, ये सारा तुमने तमाशा बनाए हुए, ये सारा पैसा वापस करो। तो ये जो नेतन्याहू के साथ वो ना हो जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है। और आप ये देखें कि ज़ेलेंस्की इस वॉर की वजह से यूरोप उस जगह पहुंचा कि आज यूरोप ने चाइना से बात की है कि हम आगे किस तरह से इकॉनमी को लेकर चलें। तो दुआ करते हैं कि जंगें भी रुकें, और ये जो मईशत पूरी दुनिया की हिल गई है वो भी किसी जगह इस्तेकाम की तरफ जाए। स्टॉक मार्केट्स तो आज मुनासिब अंदाज में खुली हैं, लेकिन स्पेकुलेशन पे चलती है स्टॉक मार्केट। तो देखते हैं कि आगे मामला कहाँ जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे यहाँ जो ये मैन मेड क्राइसिस पैदा है, ये इसको ख़त्म करें। हमारे जो अकाबरीन हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, ये बैठ के डायलॉग करें और इस मामले को ख़त्म करें, क्योंकि ये तो बहुत सारे एकदम से इन्होंने महाज खोल दिए हैं, और मुझे नहीं पता उसकी क्या वजह है। और ये चीज़ ख़त्म करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो वो फिर हम मिनरल्स की तरफ और सिक्योरिटी की तरफ और बाकी जो मेन इश्यूज़ हैं, सोशल अनरेस्ट, लोग परेशान हैं, तो बाकी उस तरफ तो बाद में ध्यान देंगे ना। तो ये अनफॉर्चुनेट है
कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त हमने ये मैन-मेड क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुनिया के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।